हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, ये जो सीरीज चल रहा है मैथ का सीरीज है प्रैक्टिस बैच का, ठीक है। और प्रैक्टिस में जो है मैथ का ये लेसन नंबर 3 का वीडियो है, ठीक है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से जो है जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि लेसन नंबर 3 का एक भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में न छूटे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। आप बीटीसी मैथ को भूल जाइए, अदर किसी भी बुक को भूल जाइए, बस इस वीडियो को अंत तक देखिए फिलहाल अभी, ठीक है। और इसको अंत तक देखने के बाद क्या करिए, जितना भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन हम लिए हैं उन सभी टॉपिक के सवाल को आप लोग जो है देखिएगा बुक से, क्वेश्चन बैंक से या फिर अदर कोई बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को उठाए हैं जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वैसे बच्चे जिनका मैथ अभी तक साफे तैयारी नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म है, वैसे बच्चे का मैथ जो है इस वीडियो से काफ़ी इम्प्रूव होगा और रिजल्ट में भी आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे इस सीरीज से ही जुड़ जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जितने भी वीडियो आएगा इस चैनल पर इस सीरीज का, उन सभी वीडियो को आप देखिएगा। पक्का है कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है ये वीडियो सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आज की इस वीडियो में क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, थोड़ा पढ़िएगा कि इतना ही पढ़कर जाना, ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। ये तो तय है कि जितने भी टॉपिक के सवाल आज हम पढ़ाएंगे, जिन जिन टॉपिक को छुएंगे आज हम, उस टॉपिक से बाहर का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। इसीलिए विश्वास करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक वीडियो सब्जेक्टिव का आता है तो एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, एग्ज़ाम का भी कुछ समय बचा हुआ है, इस समय में बेहतर तैयारी कराने की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आज का टॉपिक क्या क्या होने वाला है। देखिए आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है उस पर ज़रा हम लोग गौर कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है देखिएगा ज़रा, ठीक है। देखिए टॉपिक आप आज का होने वाला है, पहला टॉपिक जो है लिखा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म की जांच, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होगा ना उसकी जांच करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक होने वाला है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में के का मान निकालना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी MVVI। जो भी टॉपिक हम यहाँ लिए हैं ना वो सारा के सारा MVVI टॉपिक है। इससे 100% रख लीजिए, गारंटी के साथ कर रहे हैं कि इसमें 100% जो है इसी टॉपिक से क्वेश्चन लड़ने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन जो है आइबे करेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि सारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इस टॉपिक को हम इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा टॉपिक क्या बनेगा इसमें? तीसरा टॉपिक बनेगा कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में यानी एक रैखिक समीकरण युग्म जो होता है ना दो चर में, उसके बीजगणितीय विधि जो मतलब उसको हल करने का जो बीजगणितीय मेथड है उसके बारे में समझेंगे, जिसमें आता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि आता है, उसके बाद विलोपन विधि आता है, ठीक है। विलोपन विधि आता है जिसको लुप्तीकरण भी कहते हैं, ठीक है। और एक आता है वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि आता है, ठीक है। ग्राफीय विधि आता है। तो ये सभी मेथड को जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, हमें उम्मीद है कि इतना काम आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक लेते हैं जिसमें लिखा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म की जाँच, ठीक है। क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर टॉपिक पहला लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की जाँच। पहले क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं आपको, उसके बाद समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि अनुपातों A1/A2, देखिए अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर जांच करें कि निम्नलिखित युग्म, ठीक है,
युग्म। यहाँ पर दो ठो समीकरण दिया है, एक दिया है 3x + 12y बराबर 5 और एक दिया है 2x + 8y बराबर 7। ये संगत है या फिर असंगत है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में लड़ चुका है, इस बार भी आने की उतना ही संभावना है जितना मैट्रिक परीक्षा होने की संभावना है। यानी मैट्रिक परीक्षा होने की संभावना अगर 100% है तो समझ लीजिए क्वेश्चन भी आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम जांचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जांच करके बताना है कि इन दोनों समीकरण युग्म का जो इन दोनों समीकरण का जो ये जो दोनों समीकरण है ये संगत है या फिर असंगत है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन को आप सीधा फोड़ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझना है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपके सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें ax + by, ठीक है, प्लस c बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो एक समीकरण ऐसा दिया रहेगा और एक समीकरण रहेगा ax + by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर दो समीकरण आपके सामने दिया रहेगा, तभी तो इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी जोड़ा में रहेगा समीकरण। दो समीकरण हर एक सवाल के अंदर दिया रहेगा। अब यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है और समीकरण का जो व्यापक रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो आपको मिलेगा ax + by प्लस c बराबर 0, इस रूप में मिलेगा। ठीक है, इसमें जो आपको a दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, ये तीनों आपका वास्तविक संख्या है। याद रखिएगा, ये तीनों आपका जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, और इसमें खास बात ये है कि इसमें जो अपना a है और ये जो b है, ये दोनों जो है 0 के बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा, ये दोनों जो है 0 के बराबर नहीं होता है, बाकी c का मान 0 हो सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल यहाँ जो चैप्टर अपना है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण तो होगा लेकिन जोड़ा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो समीकरण दे दिए हैं, दोनों समीकरण उसी रूप का है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लेंगे समीकरण पहला और इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, दूसरा मान लेंगे। अब जो पहला समीकरण आपको दिख रहा है उसमें भी ABC आपको नज़र आ रहा है, और समीकरण 2 जो दिख रहा है उसमें भी ABC आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों समीकरण में ABC है, इसीलिए जब हम पूछेंगे आपसे कि a का मान बताइए तो आप a के मान में कन्फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही नाम का दो नंबर मिलेगा आपको, तो इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। अगर पूछेंगे कि b के बारे में बताइए कि b कितना है, तो यहाँ b आपको दोनों में मिल जाएगा। c के बारे में पूछेंगे तो c भी यहाँ पर दोनों में है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक समाधान निकाला जाता है। इसमें यहाँ ऊपर समीकरण 1 जो है ना, इसमें जो ABC है, समीकरण 1 में जो ABC है उस ABC को हम 1 कर देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम 1 कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे 1 ठीक है, 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे 1। ठीक है, और समीकरण 2 में जो ABC है उसको हम 2 और 2 लिख देंगे। यानी समीकरण 1 में जो ABC है उसको हम A1 B1 C1 कहेंगे, और समीकरण 2 में जो ABC है उसको हम A2 B2 और C2 कहेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ चर कौन है, x और y दोनों चर है, इसमें भी x y दोनों चर है। बाकी ABC तीनों क्या है, वास्तविक संख्या, इसके जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा तो 2x प्लस में 4y बराबर में 6, ये जो समीकरण है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें a का मान अगर आपसे पूछ लेगा तो a कौन होता है, जो x के साथ गुना में होता है वो a का मान होता है। तो इसमें a का मान पूछेगा तो क्या कहिएगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान पूछेगा तो क्या कहिएगा, इसमें 4 होगा, और c का मान की बात किया जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है c हमेशा बराबर के दूसरे पार होना चाहिए। a और b कौन होता है, जो पहले चर यानी x के साथ रहेगा गुना में उसको हम a कहते हैं, y के साथ जो गुना में होगा उसको हम b कहते हैं, और जो अचर पद होता है जिसमें ABCD का अक्षर नहीं लगा होता है उसको हम c कहते हैं। बात क्लियर यहाँ तक? अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए माइनस में 2x प्लस में 6y बराबर -8। अगर इसमें a का मान पूछेगा तो a का मान क्या कहिएगा, a का मान होगा x गुना में -2 है तो माइनस के साथ बोलना है। ठीक है, b का मान अगर पूछेगा तो वो प्लस में 6 है, और c का मान कहिएगा तो माइनस में 8 है। ठीक है, तो ये ABC आपका हो गया। ठीक है, चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो समीकरण जो दिया रहता है, इन दोनों समीकरण में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है आपको। देखिए,
देखिएगा ज़रा गौर से, यहाँ पर एक कॉलम हम तैयार करते हैं, उस कॉलम को ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग दिमाग में रखिएगा ताकि सवाल को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। समझना है यहाँ पर, देखिएगा सबसे पहला रूल यहाँ समझिएगा। पहला रूल कि अगर A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और ये C1 बट्टा C2, ठीक है, यानी इसके A और इसके A के दोनों का अनुपात निकाल दिए, इसके B और इसके B का अनुपात, इसके C और इसके C का अनुपात, ठीक है, इन तीनों का रेशियो निकाल दिए हम। तो अगर ये रेशियो बराबर है, दोनों रेशियो बराबर है, ठीक है, दोनों रेशियो बराबर है यहाँ पर, ठीक है, तीनों रेशियो, तीनों अनुपात बराबर आ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ये बन गया कि तीनों अनुपात इसका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। दूसरा बन जाएगा आपका कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 के, ठीक है, ये रेशियो बराबर नहीं रहेगा। ये जो A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 का रेशियो हो, ये बराबर नहीं रहेगा। और तीसरा आ सकता है कि A1 बट्टा A2, ठीक है, A1 बट्टा A2 बराबर रहेगा B1 बट्टा B2 के, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा C1 बट्टा C2 के, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है वो उसको ज़रा हम आपको समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले समझिएगा हलों की संख्या, ठीक है। दूसरा आपको समझना है संगत या असंगत, ठीक है। तीसरा आपको समझना है रेखाएं, कैसी रेखाएं तैयार होगा इसका, ठीक है, रेखाएं यानी ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। और चौथा आपको समझना है विरोधी है या फिर आश्रित है या फिर अविरोधी है, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉलम तैयार कर रहे हैं हम, इससे कई सारा सवाल आपका सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव का यूं ही बन जाएगा, ठीक है। इसको समझना है आपको। देखिएगा यहाँ पर, यदि A1 बट्टा A2 बराबर रहेगा B1 बट्टा B2 के और B1 बट्टा B2 भी बराबर रहेगा C1 बट्टा C2 के, यानी तीनों रेशियो इसका बराबर रहेगा, तो समझिएगा हलों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो हल की संख्या इसमें होता है अनगिनत, ठीक है, अनगिनत हल होता है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल भी कह सकते हैं, इसको हम अनेक हल भी कह सकते हैं। अनेक हल, इसमें कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। इसके अनेक हल हो सकते हैं या अनगिनत हल हो सकते हैं। और यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 के, तो समझिएगा इसमें अद्वितीय हल होता है, इसमें अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का अर्थ हुआ कि सिर्फ एक, यानी केवल एक हल होता है, ठीक है। केवल एक हल कब होगा, तो जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 के, तब, ठीक है। और जब A1 बट्टा A2 बराबर रहेगा B1 बट्टा B2 के और ये आपका बराबर नहीं रहेगा C1 बट्टा C2 के, तब कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल जो है नहीं होता है। कोई हल नहीं होने का मतलब जीरो हल होता है, हलों की संख्या जीरो होगा, ठीक है। इसमें हलों की संख्या एक हो जाएगा और इसमें अनेक हो जाएगा, अनेक हल तो वहाँ लिखा ही है। चलिए, तो ये हलों की संख्या समझ में आ गया कि किस तरह का आपका रहेगा, डायग्राम बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि कितने हल होंगे। अच्छा, संगत असंगत की बात किया जाए तो अगर किसी समीकरण का तीनों रेशियो बराबर है, अगर किसी समीकरण युग्म का तीनों अनुपात बराबर आ रहा है, तो समझिएगा कि ये संगत होगा। क्या होगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी अगर नहीं रहेगा, मतलब A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2, इस रूप का भी रहेगा, तो समझिएगा कि वो संगते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन बनता है संगत होने का। और ये जो है ना A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं रहेगा C1 बट्टा C2 के, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस रूप में आएगा तब भी संगत होगा, इस रूप में रहेगा तब भी संगत होगा, अगर इस रूप का आ गया तो वो फिर क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। बात क्लियर। अगर रेखा की बात करें, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, समझिएगा। ग्राफ पूछेगा कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के और ये भी बराबर है C1 बट्टा C2 के, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ खींचेगा उन दोनों समीकरण का, तो वो कैसा बनाया ग्राफ। तो याद रखना है, इस तरह का अगर बनता है तो ग्राफ इसका बनेगा समपाती रेखा। क्या बनेगा, समपाती रेखा बनेगा।
ठीक है, समपाती रेखा बनेगा, समपाती रेखा बन जाएगा आपका, याद रखना है ये बात, ठीक है, समपाती रेखा बनेगा। और अगर a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के, तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगा, ये बात याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनता है इसका ग्राफ, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। और यदि a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के और ये बराबर नहीं रहेगा c1/c2 के, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका बनेगा समानांतर ग्राफ। क्या बनेगा, समानांतर रेखा बनेगा, ठीक है, समानांतर रेखा बनेगा इसका, ठीक है, या समांतर रेखा भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद विरोधी और विरोधी आश्रित, ये तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के, तो ये जो है ना आपका, ये कहलाएगा आश्रित। क्या कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा, आश्रित समीकरण कहलाएगा, ठीक है। और ये अगर इस तरह का रहेगा तो समझिएगा कि ये अविरोधी है। क्या है, अविरोधी, अविरोधी कहलाएगा आपका, ठीक है। और अगर इस तरह का है, यानी तीनों में से ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तब कहिएगा कि भाई ये विरोधी है। क्या है, विरोधी है, यानी विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें, ये पूरा चार्ट, ये पूरा कॉलम आपको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। तो पहले इस चीज़ को आप लोग अच्छा से रख लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ठीक है। हाँ, मार लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर समझिएगा सवाल क्या था, अनुपातों a1/a2 बराबर a1/a2, b1/b2 एवं c1/c2, इन तीनों अनुपात की तुलना करके बताइए, यानी जांच कीजिए कि निम्नांकित युग्म, यानी 2 समीकरण दिया हुआ है, जोड़ा में है, इसीलिए वहाँ पर युग्म लिख दिया है, संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोनों समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर एक समीकरण लिखा है 3x प्लस में 12y बराबर 5, एक समीकरण ये है आपका। और दूसरा समीकरण आपका दिया है 2x प्लस में 8y बराबर में 7। देखिए, दोनों समीकरण सजा हुआ है। पहली बात, समीकरण सजा हुआ होना चाहिए, सजा हुआ नहीं रहेगा तो पहला काम हम करेंगे सजाने का, यानी xy वाला पद आपका इधर होना चाहिए और बिना xy वाला बराबर के दूसरे पर होना चाहिए, तो समझिएगा कि सजा हुआ है, अन्यथा नहीं है वो, ठीक है। ये 2 समीकरण दिया हुआ है, तो ये अपना हो गया समीकरण पहला और ये हो गया आपका समीकरण दूसरा, ठीक है। इन दोनों समीकरण में क्या करना है, ये जो पहला समीकरण है ना, उसमें भी a b c का मान मिल जाएगा आपको, और समीकरण 2 जो है उसमें भी a b c का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, समीकरण 1 में से a b c का मान लिख लीजिए। समीकरण 1 में जो a b c है उसको हम क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं, b1 बोलते हैं और फिर c1 बोलते हैं। समीकरण 1 में जो a b c है उसको हम क्या बोलते हैं, a1 b1 c1 बोलते हैं। और समीकरण 2 में जो a b c है उसको हम क्या बोलते हैं, a2 बोलते हैं, b2 बोलते हैं और फिर c2 बोलते हैं ना। चलिए, a1 का मान समीकरण 1 में मिलेगा, x के साथ गुना में है वही a होता है, तो 3 हो जाएगा। b1 का मान आपका 12 हो जाएगा और c1 का मान आपका 5 हो जाएगा। ये तीनों मिलेगा कहाँ, समीकरण 1 में। अब इन तीनों का मान खोजिए, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, 2, यहाँ पे ये 8 है तो 8 हो जाएगा और ये c2 का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर, ठीक है। अब देखिए, a1 का मान कितना है, तो वो 3 है, अब बट्टा a2 का मान कितना है, तो वो आपका 2 है। a1/a2 था तो a1 3 और a2 आपका 2 हो गया, ठीक है। ये कटने वाला नहीं है तो उतना ही छोड़ देंगे। पुनः b1/b2, अब ये b1 का मान है कितना, 12 है और b2 का मान 8 है, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 3/2, ठीक है। अब c1/c2, यहाँ लिखेंगे पुनः c1/c2, पुनः c1/c2। अब देखिए, c1 का मान कितना है, तो 5 है, c2 का मान 7 है, तो ये यहाँ लिखेंगे 5/7, ये कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखने वाली बात ये है कि अपना a1/a2 का जो मान है वो मान और b1/b2 का जो मान है वो मान, ये दोनों मान बराबर है। चलिए, दोनों मान बराबर आपका दिख रहा है। उसके बाद c1/c2 का मान देखिए 5/7 है, तो b1/b2 का मान और c1/c2 का मान, ये दोनों बराबर आपका दिख रहा है क्या, ये दोनों मान बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ बन के आ रहा है क्या, तो यहाँ बन के आ रहा है a1/a2 बराबर हो रहा है b1/b2 के, है ना।
ये दोनों मान बराबर है, क्योंकि देखिए a1/a2 का मान भी 3/2 है और b1/b2 का मान भी 3/2 है। लेकिन ये जो b1/b2 का जो मान है ना 3/2, इतना आपका c1/c2 का मान नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ये मान इसके बराबर नहीं है। इसीलिए जब इस तरह का रहता है तो बताइए क्या होता है। सवाल में क्या पूछा है पहले वो समझिए। पूछा है कि संगत है कि असंगत, लिखा है ना, संगत है या फिर असंगत है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम पर देखिए, इस रूप का था ना कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये आपका बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होता है, संगत कि असंगत? तो कहिएगा गुरुजी असंगत होता है ना, असंगत होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि अतः यह असंगत है, लिखेंगे अतः यह असंगत है। क्या है? असंगत है। 2 नंबर का सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, असंगत है, ठीक है। अगर ऊपर के दोनों में से किसी भी रूप का आता, जैसे इसके ऊपर का 1 नंबर और 2 नंबर जो लिखे है ना, इनमें से किसी भी रूप में रहता तो समझिएगा कि वो संगत होगा। बात समझ में आ गया? ये सारा ये जितना हम लिखे हैं ना, ये सभी चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप सवाल को कंटिन्यू बना पाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं अगला सवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी टॉपिक का सवाल है। क्वेश्चन है, दिखाइए कि समीकरण निकाय, 2 समीकरण दिया हुआ है, 3x - 5y = 7 और एक दिया है 6x - 10y = 3, इसका कोई हल नहीं है। देखिए इसका कोई हल नहीं है, ये सवाल में भी लिखा है, लेकिन इसी बात को मैंने सिद्ध करके साबित करके दिखाना है आपको, यहाँ बना कर दिखाना है कि दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद यहाँ दोनों समीकरण को उतार लेंगे। क्या लिखा हुआ है समीकरण? 3x - 5y = 7, एक समीकरण ये है, और एक है 6x - 10y = 3। ये 2 समीकरण है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। वैसे ही जांच करना है। क्या पूछा है? कोई हल नहीं है, ये पूछा है ना, तो कोई हल नहीं होगा, किस कंडीशन में रहेगा? तो देखिए यहाँ पर हलों की संख्या पूछा है, हलों की संख्या, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसी कंडीशन में होना चाहिए सवाल, है ना। a1/a2 बराबर रहना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, तब ना कोई हल नहीं होगा, है ना। चलिए तो वही सवाल अपना है। तो यहाँ पर भी 2 समीकरण दिया है, तो इसमें भी हम जांच करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, a1, ठीक है, b1 और c1, ये तीनों मान, और फिर a2, b2 और फिर c2, ये तीनों मान लिख लेना है, वहाँ दोनों समीकरण में से निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए a1 का मान यहाँ पर ऊपर वाला मिल जाएगा, a1 b1 c1। a1 का मान कितना है? तो वो 3 है। b1 का मान कितना है? तो माइनस में 5 है, याद रखिएगा, चिन्ह के साथ लेना है, और ये आपका 7 है। फिर नीचे वाला में आइए, क्योंकि 2 लेना है अब, तो ये 6 हो जाएगा a2 का मान, b2 का मान -10 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तब यहाँ लिखेंगे, चूँकि a1/a2 इसका मान लिखते हैं, कितना है? a1 3 है, a2 6 है, तो काट के कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। पुनः b1/b2, तो पुनः b1/b2 b1 कितना है? तो -5 है, और b2 कितना है? तो -10 है, तो माइनस ये माइनस कटेगा, 5 × 5 5 दूना 10, यानी ये भी आ गया 1/2। फिर c1/c2, तो यहाँ लिखेंगे पुनः c1/c2 c1 का मान 7 है और c2 का मान 3 है। अब ये नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। अब गौर से देखिएगा, तो a1/a2 का जो मान है वो और b1/b2 का जो मान है वो, ये दोनों मान बराबर है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का मान जो है 7/3 आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि यह किस रूप का है? तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये अपना बराबर नहीं है c1/c2 के, c1/c2, है ना, इतना के रूप का है, यह इतना के रूप में है। तो अतः इसका क्या पूछा है? हलों की संख्या पूछा है ना, कोई हल नहीं है, तो अतः इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई हल नहीं है। संगत असंगत पूछता तो क्या होता है? ये असंगत होता, क्योंकि ये सवाल पिछले वाले सवाल की तरह ही था, ठीक है, लेकिन हलों की संख्या पूछे। देखिए इसमें से कुछ पूछ सकता है आपसे, रेखा के बारे में पूछ सकता है कि कैसी रेखा बनाएगा, है ना,
या फिर पूछ सकता है विरोधी है, अविरोधी है, या फिर आश्रित है, कुछ भी पूछ देगा आपसे, है ना। तो याद रखिएगा ये सारा चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ संगत पिछला वाला क्वेश्चन में था तो असंगत हुआ है, और यहाँ कोई हल नहीं पूछा था तो कोई हल नहीं हो गया, क्योंकि सवाल अपना इस रूप का आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक के सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं टॉपिक नंबर 2। क्वेश्चन है यहाँ पर, टॉपिक क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से के का मान निकालना। के का मान हम कैसे निकालते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर से, ठीक है। सवाल किस तरह का मिलेगा वो जरा समझिएगा। यहाँ पर सवाल यहाँ पर है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। यहाँ पर दो ठोस समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और एक समीकरण मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों समीकरण हैं, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर देखना ये है कि ये समीकरण सजा हुआ है कि नहीं है। तो पहली बात समझिए, ये समीकरण सजा हुआ नहीं है। इस समीकरण में क्या किया गया है, के डाल दिया गया, यहाँ पर भी के है और इसमें भी के है। उसी के का मान निकालना है कि के जगह पर क्या होना चाहिए, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे, और समीकरण को यहाँ लिख लीजिए। समीकरण क्या है, एक समीकरण है के एक्स प्लस में 3y माइनस में ब्रैकेट है के माइनस 3 और बराबर में 0, एक समीकरण ये है। और एक समीकरण आपका है 12x प्लस में के वाई, क्या है, के वाई है, के वाई माइनस में के बराबर में 0, ठीक है। ये दो समीकरण है, लेकिन ये दोनों समीकरण सजा हुआ नहीं है। तो पहला काम हम करेंगे सजाने का। सजाएंगे कैसे, देखिए एक्स वाई वाला पद एक तरफ होना चाहिए, बिना एक्स वाई वाला बराबर के दूसरे पार होना चाहिए। ये जो आपका के एक्स है ना, ये इसी पार छोड़ दीजिए इसको, अब प्लस में 3y है, इसको भी इसी पार छोड़ दीजिए। इस सब जो है ना बिना एक्स वाई वाला है, तो इसको बराबर को उधर भेज दीजिएगा। तो माइनस में है ना, तो ये चल जाएगा प्लस में, तो के माइनस 3 हो जाएगा आपका उधर, यानी ये माइनस में है तो पूरे साथ चलेगा प्लस में, ठीक है। उसके बाद इसको ज़रा गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर भी आपका जो माइनस में के है, ये बिना एक्स वाई वाला पद है, तो इसको बराबर के उधर भेज देना है। इधर बचेगा 12x और फिर प्लस में के वाई इधर बच जाएगा, और ये जो माइनस के उधर जाएगा ना, ये प्लस के हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण सज के तैयार है। अब सवाल ये पूछा है कि इसमें से के का मान निकालिए, जिसके लिए इन दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, यानी इन दोनों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप ए बी सी का मान लिखिए दोनों में से, यहाँ से भी ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला समीकरण में जो ए बी सी होगा उसको हम A1 B1 और C1 कहेंगे, है ना। A1 B1 और C1 कहेंगे। A1 फिर हो जाएगा B1 और उसके बाद होगा C1, ठीक है। और नीचे वाले समीकरण में जो मिलेगा ए बी सी, उसको हम A2 फिर B2 और फिर C2 कहेंगे, ठीक है। चलिए A1 B1 C1 यहाँ मिल जाएगा आपको। A1 का मान जो x के साथ गुना में होता है तो वो k है, और फिर B1 का मान जो y के गुना में होता है तो वो 3 है, और C1 का मान वो होगा जो बिना x y वाला है, तो वो क्या है, पूरा k माइनस 3 है। उसी प्रकार से A2 का मान यहाँ आपको 12 मिल जाएगा, B2 का मान वो आपका k मिल जाएगा, और C2 का मान जो है वो सीधा सीधा k है, ठीक है। C2 का मान भी k है। अब ये दोनों समीकरण में से हम क्या किए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान तो लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद कह रहा है कि इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, के का मान निकालना है, लेकिन इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब अपरिमित रूप से ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तब अनेक हल हो तब क्या होता है भाई, तब याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वैसे आपको फिर से हम दिखा देते हैं कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो डायग्राम कैसा बनता है। अपरिमित रूप से अनेक हल, देखिए अनेक हल का मतलब हुआ अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल, इसको शॉर्टकट में लिख दिए हैं अनगिनत हल या अनेक हल। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना, तो अनुपात होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी पर क्वेश्चन बेस है यहाँ पर। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तब क्या होगा, तो आपका A1/A2, तो यहाँ लिख सकते हैं कि A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, B1/B2
और ये भी आपका बराबर C1 बट्टा C2, यही तो होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो, ठीक है। ये तीनों रेशियो आपका बराबर आता है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, केवल दो गो को पकड़ के आगे चलेंगे, दो गो को पकड़ के, तीनों में से कोनो हम दो गो पकड़ लेंगे, ये दोनों या फिर ये दोनों को भी पकड़ के साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों को लेके चलते हैं साथ है, क्या है बताइए, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 आपका कितना है, तो A1 का मान है K, तो यहाँ K लिख देंगे, बट्टा A2 का मान है 12, तो 12 लिख देंगे, बराबर B1 का मान, तो B1 का मान 3 है, अब बट्टा B2 का मान क्या है, तो K है, तो यहाँ लिख देंगे K, ठीक है। ये लिख दिए हम। अगर यहीं से K का मान क्लियर हो जाता है तो फिर आगे ये दोनों को लेके कहाँ चलेंगे हम, जब ये दोनों को पकड़ने पर हमारा आंसर क्लियर होता है तो आगे का काम नहीं करेंगे हम, केवल यही दो को लेके चलते हैं। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, K में K से गुना करने पर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में 3 से गुना करने पर कितना होगा, 36 होगा। स्क्वायर को इधर से फेंक देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ जो है 36 पे रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो K बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस के साथ, ठीक है। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ से K का मान 2 गो निकल के आया, एगो तो प्लस में 6 और एगो माइनस में 6 निकल के आया, ठीक है। 2 मान इसमें K का हो जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ K है ना वहाँ 2 गो संख्या हो सकता है, प्लस 6 भी हो सकता है या फिर माइनस 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप K का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही VVI सवाल है, एग्जाम में हर साल लड़ता है क्वेश्चन ये, ठीक है। इस सवाल को दिमाग में छाप लीजिए, ये तरीका को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, इसी टाइप के सवाल है कि K के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस वाई बराबर 1 तथा K माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं है। यहाँ K का मान निकालना है तो यहाँ कोई हल नहीं है। पिछला वाला सवाल में क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो K का मान क्या होगा। इसमें पूछ दिया कि कोई हल नहीं है इन दोनों समीकरण का, तो K की जगह पर क्या होना चाहिए, K का मान क्या होना चाहिए। बनाने का प्रोसेस उसी प्रकार का होगा बाबू, ठीक है। बनाने का तरीका वही रहेगा, पहले समीकरण लिखेंगे, समीकरण है kx प्लस में y बराबर में 1, और एक समीकरण दिया है वहाँ पर k माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस में 2y प्लस में 2y बराबर में 3 दिया है। ये दो समीकरण है और यहाँ पर दोनों के दोनों समीकरण सजा हुआ है, सजाने का झंझट खत्म हो गया इसमें, है ना। तो क्या करना है, इन दोनों समीकरण में से a b c का मान लिख लेंगे। तो जो समीकरण पहला है उसमें a b c का जो मान होगा उसको a1 b1 c1 कहेंगे, और समीकरण 2 में जो a b c है उसके मान को हम बोलेंगे a2 b2 c2। चलिए लिख लेते हैं, पहले हम यहाँ लिखेंगे a1, ठीक है, a1 बराबर, फिर b1 बराबर, है ना, b1 बराबर, और फिर c1, यहाँ लिखेंगे c1 बराबर। उसी प्रकार से a2 बराबर, ठीक है, a2 बराबर, फिर b2 बराबर, और फिर c2, यहाँ तीनों का मान लिखेंगे हम। चलिए a1 यहाँ पर x के गुना में एक k है तो k होगा a1, b1 y के गुना में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, जिसके गुना में कुछ नहीं रहेगा वो वहाँ पर 1 रहता है, तो यहाँ y गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो वही b1 का मान, c1 का मान तो 1 है, ये है। फिर a2 का मान कितना है, तो x के गुना में कितना है तो वो k माइनस 1 है, और फिर b2 का मान कितना है तो वो 2 है, और c2 का मान कितना है तो वो आपका 3 है, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिए। अब सवाल में यहाँ लिखा हुआ है कि इसका क्या है भाई, तो इसका कोई हल नहीं है, क्या है, तो इसका कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे कि चूंकि जब कोई हल ना हो तब, जब कोई हल ना हो तब, जब कोई हल नहीं हो तब क्या होता है भाई, तब होता है आपका a1 बट्टा a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टा b2, ठीक है, और ये आपका बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, ठीक है। कोई हल नहीं होने पर इस तरह का डायग्राम बनता है। एक बार दिखा देते हैं आपको, है ना। देखिए डायग्राम इस प्रकार का बनता है, कोई हल नहीं पूछा है ना, तो कोई हल नहीं होने पर इस तरह का बनता है डायग्राम। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बट्टा c2 के, है ना। तो ये सब को आपको ध्यान रखना है, ध्यान में। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अनुपात है, लेकिन ये दोनों अनुपात बराबर हैं और ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो तीनों में से किसी भी 2 अनुपात को पकड़ के हम बना सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को लेकर हम चलते हैं, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 को लेकर चलते हैं, ठीक है। a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 को लेकर चलते हैं, है ना। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं
a1/a2 का मान पहले देख लीजिए यहाँ पर a1/a2, a1 का मान कितना है k है, तो यहाँ लिखेंगे k, ठीक है, k लिखेंगे। अब बट्टा a2 का मान आपका कितना है, k-1 है, तो k-1, ठीक है, बराबर b1/b2, तो b1 का मान आपका 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब बट्टा b2 का मान आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहीं से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे हम। तो क्रॉस गुना करिएगा, यानी इस तरह से गुना करना है अपने को, ठीक है, इस तरह से और फिर इस तरह से गुना करना है, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, k में गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब फिर बराबर, अब ऐसे गुना करते हैं, k में गुना करेंगे 1 से तो k होगा, और फिर -1 में भी 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से k का मान निकालना है, तो ये 2k को इधर ही छोड़ देना है और उधर से k वाले को इधर लाइएगा, क्योंकि k का मान निकालना है तो k वाले को एक तरफ रखना पड़ेगा, तो वो k इधर आएगा तो माइनस में k आ जाएगा। अब बराबर को उस पार क्या है, माइनस में 1 है, ठीक है। अब 2k में से 1 k चला जाएगा तो यहाँ पर एगो k बराबर बचेगा यहाँ पर -1, तो यही आपका जो है क्या है, k का मान है। तो इस तरह से बना लिए सवाल, ठीक है। तो 2 सवाल आपको हम बताए हैं एक ही तरह का, ठीक है, बस इसमें ये बात अलग लिखा था कि यहाँ पर कोई हल नहीं है, ऐसा लिखा है। और पिछले वाले सवाल में था कि देखिए, पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाला सवाल में था कि अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक का सवाल आराम से समझ में आ गया होगा। और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है 2 नंबर का चाहे 1 नंबर का, तो आप आसानी से फोड़ के आइएगा, ठीक है। हमें इतना विश्वास है कि आप बना के आइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 बाबू, टॉपिक नंबर 3 क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। टॉपिक नंबर 3 लिखा है यहाँ पर कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, उसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहला से विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन जो है हर साल आता है। यहाँ पर हम 2-3 विधि आपको समझाएंगे अभी, और इनमें से एक क्वेश्चन का लड़ना तो तय है, ठीक है, 2 नंबर में। और 1 नंबर का सवाल तो कट करके आवे करेगा उसमें से। प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा एक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा लुप्तीकरण या विलोपन, लुप्तीकरण, ठीक है, लुप्तीकरण हो जाएगा, लुप्तीकरण हो जाएगा, लुप्तीकरण, या फिर इसको हम विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है, लुप्तीकरण या विलोपन विधि बोलते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा वज्र गुणन विधि, ठीक है, तीसरा हो जाएगा वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि हो जाएगा। ये 3 मेथड जो आपको है अभी हम सिखाएंगे। चौथा भी है, उसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। चौथा है आपका ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि है, ग्राफीय विधि या इसको आलेखीय विधि कहते हैं, ठीक है, आलेखीय विधि भी कहते हैं इसको, ग्राफीय विधि कहिए या फिर इसको आलेखीय विधि कहिए, आलेखीय, आलेखीय विधि भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये 4 मेथड है, जिस मेथड के की सहायता से हम बीजगणितीय विधि से या फिर एक रैखिक समीकरण युग्म को इन चारों विधि से हल करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो ग्राफीय विधि है ना, ये स्पेशल आपको हम अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। ये 5 नंबर में सवाल पूछता है, ठीक है, ये जो आता है ना, ये 5 अंक में सवाल आता है यहाँ से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि 100% चांस यहाँ से रहता है कि ये वो क्वेश्चन इसमें ग्राफ पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। ये तरीका आपको हम अलग वीडियो में समझा देंगे। अभी हम आपको ये 3 तरीका सिखाने वाले हैं, जिनसे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा और साथ में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें, ठीक है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हल। समीकरण क्या है अपने पास, एक समीकरण है 8x प्लस में 5y बराबर में 9, और एक समीकरण अपने पास है 3x प्लस में 2y बराबर में 4, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाना है, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि 2 समीकरण अपना पास है ना, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में हम चले जाएंगे। तो चलते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 तो वो है 8x प्लस 5y बराबर में 9, ये समीकरण 1 है।
अब इस समीकरण में हमारे पास दो चर है x और y, तो इन दोनों चर में से किसी एक चर का मान निकालेंगे दूसरे चर के पदों में। हम यहाँ से निकालना चाहते हैं x का मान, तो x को इस पर छोड़ देंगे, बाकी सभी को बराबर को उधर भेज देना है, ठीक है। तो ये 8x पहले इधर छोड़ देते हैं, पहले 5y को भेजते हैं उधर, उधर 9 पहले से है, 5y गया उधर तो माइनस में 5y। अब इधर से x को भी छोड़ देंगे तो 8 को उधर ले जाएंगे, उधर पहले से क्या है 9 माइनस 5y, ठीक है। और ये 8 गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम x का मान निकाल लिए, लेकिन ये x का आंसर नहीं है, y के पदों में x का मान निकाले, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा, इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा, ठीक है। अब ये x का मान कहाँ से निकाले हैं बताइए। x का मान निकाले हैं समीकरण 1 से, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिख दिए। बात यहाँ पर समझिएगा, हम यहाँ पर समीकरण 1 में जाके मान निकाले हैं, अगर हम चाहते तो समीकरण 2 में भी चले जाते और वहाँ पर भी हमारे पास दो चर मिलता x और y, तो उन दोनों में से किसी भी एक चर का मान हम दूसरे चर के पदों में निकाल लेते, ठीक है। यहाँ पहला समीकरण में गए हैं और x और y में से x का मान निकाले हैं y के पदों में। अब ये हम ये जो x का मान निकाले हैं समीकरण 1 में से निकाले हैं, तो इस x के मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में डाल देंगे। अगर हम समीकरण 2 में से यहाँ निकाले होते तो उस मान को समीकरण 1 में डालते। बात समझ में आ रहा है ना, 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में डाल देंगे इसको, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो 2 है अपना 3x + 2y बराबर 4, 3x + 2y + 2y बराबर 4। इसी में डाल देंगे हम x का मान, जहाँ पर x होगा ना वहाँ पर डाल देंगे 9 - 5y / 8, ठीक है, क्योंकि x का मान यही निकल के आया है। तो यहाँ पर x है जिसके गुना में पहले से क्या 3 है, तो 3 गुने में रहने देंगे और x का मान ये सब डाल देंगे 9 - 5y / 8, ठीक है, ये डाल दिए हम। और उसके बाद प्लस में आपका ये 2y बाहर है बराबर में 4, ठीक है। चलिए यहाँ से गुना भाग करते हैं, पहले 3 को अंदर ले लेते हैं, 3 में गुना करेंगे इसके ऊपर वाले से, नीचे में गुना नहीं करना है, 3 से ऊपर में गुना करना है। 3 नमा 27 और फिर माइनस 5 तिया 15y अब बट्टा के नीचे कितना रहेगा 8 रहबे करेगा, और फिर प्लस में आपका ये 2y बराबर में 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इस 8 को अपना के छोड़ के सब में गुना कर देना है, बराबर को उधर भी और इधर भी। 8 का अपना कौन है, तो 27 - 15y, क्योंकि इसी के नीचे में 8 है, तो 27 - 15y 8 का अपना है, तो 27 - 15y में गुना नहीं होगा 8 से, लेकिन 8 से गुना आपके 2 में होगा, तो 8 9 16 हो जाएगा। 8 से गुना आपके 4 में होगा, मतलब उधर भी गुना करना है 8 से, ठीक है, इधर उधर दोनों में कर देना है गुना। यहाँ लिख लेना है 27 - 15y, इसमें गुना नहीं होगा तो ये जितना है वो इसी ही, और उसके बाद प्लस 2y में गुना करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा प्लस 16y, प्लस में 16y हो जाएगा। अब बराबर के उधर भी गुना करना है 4 में 8 से, तो 8 चौका हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, y का मान निकालना है, तो ये दोनों देखिएगा, ये 16y प्लस में, ये 15y माइनस में, तो आपका प्लस में बचेगा सीधा सीधा एगो y, और ये 27 बिना y वाला है तो इसको ढकेल देंगे उधर, उधर 32 पहले से है, 27 चला जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो बच जाएगा 27 और 5 32, यानी y का मान कितना निकल के आया 5 निकल के आया, y का मान कितना निकल के आया 5। तो ये हुआ एक चर का आंसर, ठीक है। अब इस y के मान को इन तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे ना तो x का मान निकल जाएगा, तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है, कहाँ रख दे, समीकरण 1 में डाल देते हैं, ठीक है, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका है, देख लीजिए 8x, क्या है 8x, ठीक है, प्लस में 5y बराबर में 9। इसमें जहाँ पर x होगा ना वहाँ, सॉरी, जहाँ पर y होगा ना वहाँ पर डाल दे रहा है आपका 5, ठीक है। तो ये 8x प्लस में 5 गुना y का मान 5 बराबर में 9, ठीक है। तो 8x प्लस में 25 हो जाएगा और बराबर में आपका 9, तो 8x अब 25 को उधर भेजेंगे तो 9 पहले से है, 25 जाएगा माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आपका हो जाएगा
5 घट गया तो 20 बच गया, और फिर 4 घट गया तो 16 बच गया। तो माइनस में आपका 16 बचेगा, 8 गुना में है तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, काट देंगे तो माइनस 2 बार में कटेगा, यानी x का जो मान निकल के आया वो माइनस में 2 निकल के आया। ठीक है, तो ये रहा आपका x का मान और y का मान। ठीक है, x का मान -2 निकला तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -2 और y बराबर आपका निकला है +1। ठीक है, सॉरी 5 निकला है, y का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, ये 5 निकला हुआ है y का मान, तो वो आ गया, और x का मान -2 आ गया। ठीक है, ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला मेथड समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सवाल लिए हुए हैं जो कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है 2 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि समीकरण निकाय 3x - 2y बराबर 12 एवं 4x - 5y बराबर 16 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये मेथड सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1 नंबर में सवाल जब पूछेगा ना इस तरह के x y के मान निकालने वाला सवाल, तो वहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल करके आप सवाल को जल्दी और शॉर्टकट में बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरीका को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए आपको हम विलोपन विधि सिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 3x - 2y बराबर 12। ठीक है, और एक समीकरण है आपका 4x माइनस में 5y बराबर में 16 है। ठीक है, ये दोनों के दोनों समीकरण सजा हुआ है। तो क्या करना है, एक समीकरण को लिख देना है समीकरण 1 और एक समीकरण को लिख देना है समीकरण 2। ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 2 चर दिख रहा है। ठीक है, x और y। ठीक है, विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, माने 2 चर में से किसी एक चर को हम काटने का सोचेंगे। ठीक है, तो x है और y है, दोनों में से हम किसको सोचे काटने का, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम x को काटना सोचेंगे तो x के जो गुना में है ना अंक, उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना। और अगर हम y को सोचेंगे कि काटे तो y के जो गुना में है ना अंक, उससे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हम x को काटे कि y को काटे। तो चलिए आपको हम a को बना कर दिखाते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, x को काटेंगे। जब हम x को सोच लिए कि काटेंगे तो जो समीकरण 1 है, एक समीकरण, उसमें क्या लिखा है x के मतलब 3x लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो समीकरण 2 है इसमें क्या है, इसमें लिखा है 4x। ठीक है, 4x लिखा है, और हम सोच रहे हैं कि x अपना कटे। तो इसके लिए क्या करना है, जो समीकरण 1 में जो x है ना, इसके गुना में जो है जो 3, इस 3 से समीकरण 2 में गुना कर लेंगे, और समीकरण 2 में जो x है इसके गुना में जो 4 है, इससे समीकरण 1 में गुना कर लेंगे। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, यानी जिस चर को आप काटने जा रहे हैं उसके अंक से, यानी उसके गुणांक वाले अंक से क्रॉस गुना कर लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 4 से यहाँ गुना कर लेंगे और 3 से यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है, 3 से यहाँ गुना कर लेंगे, और तब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि समीकरण 1 गुना 4 एवं 2 गुना समीकरण 2 गुना कितना 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो यहाँ समझिएगा कि हम जिस चर को काट रहे हैं उसका चिन्ह समान है। समान का मतलब हुआ कि ये भी प्लसे में है और ये भी प्लसे में है। देखिए 3x भी प्लस में है, 4x भी प्लस में है, तो इसको क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। या फिर अगर दोनों आपका माइनसे में हो तो इसको भी कहेंगे कि समान है। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में है तो हम कह देंगे कि भाई चिन्ह क्या है, समान है। लेकिन अगर आपका एगो चिन्ह प्लस में है और एगो चिन्ह माइनस में है, या ऊपर का माइनस में है नीचे का प्लस में है, तो हम कह सकते हैं कि ये चिन्ह क्या है, असमान है। क्या है, असमान है। ठीक है, तो देखिए चिन्ह समान होने पर क्या होता है और चिन्ह असमान होने पर क्या होता है। अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटाने की क्रिया होगा। क्या होगा, घटाने की क्रिया, घटाने का काम होगा, घटाने की क्रिया करेंगे, की क्रिया होगा और उसके बाद समीकरण 2 का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, समीकरण 2 का चिन्ह जो है क्या होगा, बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा। ठीक है, बदलेगा। ठीक, याद रखिएगा ये बात, चिन्ह समान होने पर होता है घटाने की क्रिया, और समीकरण 2 का चिन्ह बदल जाता है। बदलने का अर्थ हुआ जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, और यदि चिन्ह असमान हुआ तो इस परिस्थिति में हम करते हैं जोड़ने का काम। ठीक है, यहाँ पे होता है जोड़ने की क्रिया करते हैं हम लोग, और इस परिस्थिति में जो है
चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह जो है नहीं बदलेगा, ठीक है, नहीं बदलेगा, याद रखना है ये बात, बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है विलोपन विधि के अंदर, ठीक है। तो हम जिस चर को काटने जा रहे हैं उसका चिन्ह समान है ना, ये भी प्लस में 3x और ये भी प्लस में 4x है, तो चिन्ह समान होने पर क्या होगा, घटाने की क्रिया। तो यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 गुने 4 एवं 2 गुने 3 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिखेंगे। अगर चिन्ह असमान होता तो क्या लिखते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं, ठीक है, घटाने पर। चलिए गुना करके यहाँ लिख लेते हैं, 4 से गुना करेंगे इन तीनों में और 3 से गुना करेंगे इन तीनों में। 4 से गुना करेंगे 3 में तो कितना होगा, 12 होगा, तो यानी 12x, उसके बाद माइनस 2 चौका हो जाएगा 8y, और उसके बाद 12 में गुना करेंगे कितना, 4 से, तो 12 चौका हो जाएगा 48। फिर 3 से गुना करेंगे 4 में तो 12x होगा, उसके बाद माइनस 5 में गुना करेंगे 3 से तो 15y हो जाएगा, और बराबर में 16 से गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा, 48 हो जाएगा, 16 या 48। चिन्ह मतलब क्या होगा, बदलेगा। घटाने की क्रिया में हमेशा समीकरण 2 का चिन्ह बदल जाता है, याद रखना है ये बात। यानी ये 12x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 15y माइनस में तो प्लस होगा, और ये 48 प्लस में है तो माइनस होगा। ये घट गया, प्लस में 12x माइनस में 12x घट गया, ये भी घट के आपका 0 बच जाएगा, ठीक है। तो बचा यहाँ पर माइनस में 8y प्लस में 15y, तो प्लस 15y में से माइनस 8y चला गया तो कितना बचेगा, प्लस में आपका 7y बचेगा, और यहाँ आपका 0 बचेगा, घट गया तो 0 बचेगा, तो y का मान यहाँ से होगा 0, 7 गुना में है तो बट्टा के नीचे आएगा, यानी y का मान सीधा सीधा कह सकते हैं कि 0 है। यहाँ से एक चर का मान हो गया क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो y का मान निकला है ना, इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि यही तरीका, मतलब यही मेन चीज़ है इस तरीका का, ठीक है। यानी विलोपन विधि से सवाल सॉल्व करने का मेन चीज़ जो है, मेन बात है वो इतना ही है। इतना अगर ध्यान में है तो आप विलोपन विधि से किसी भी सवाल को आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो अपना x का मान क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि y के मान समीकरण कहाँ डाल दे, फर्स्ट में या सेकंड में, तो हम फर्स्ट में ही डाल देते हैं, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अब y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 नंबर समीकरण क्या है, तो वो अपना 3x है माइनस 2y है, अब बराबर में कितना है, तो 12 है, ठीक है। अब इसमें जहाँ पर y होगा ना वहाँ पर डाल देना है y का मान कितना, 0 डाल देना है। यहाँ पर y है तो यहाँ पर डाल देंगे 0, तो 3x माइनस में 2 गुना y का मान 0, अब बराबर में आपका 12 हो जाएगा। तो 3x माइनस गुना करने पर 0 होगा, बराबर में 12। अब प्लस माइनस में 0 का वैल्यू खत्म है, सीधा बचेगा 3x बराबर 12। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 12 जना कहते हैं ना, और ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे, 3 चौका 12, तो x का मान निकल के आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये रहा अपना x का मान और y का मान, ठीक है। तो इस तरह से विलोपन विधि से हम बनाते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है, लास्ट में यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर अपना 4 आया और y बराबर अपना 0 आया, तो यही है अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट मेथड है बचा हुआ, ये वज्र गुणन विधि है, जो कि साल 2024 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था 2 नंबर में, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी कर दिया गया है पीछे। क्वेश्चन है कि वज्र गुणन विधि से समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9 एवं 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल कीजिए। वज्र गुणन विधि बनाने का जो है ना एक फार्मूला आता है, कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रूल नहीं है, मेन इसका फार्मूला है, उस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आपके पास 2 समीकरण दिया हुआ है ना, तो इन दोनों समीकरण में ABC है ना, यहाँ पर भी ABC है और यहाँ पर भी ABC है। तो जो समीकरण 1 है माने पहला है, उसमें जो ABC है उसको हम A1 B1 C1 मानते हैं, और जो समीकरण 2 है उसमें जो ABC है उसको हम A2 B2 C2 मानते हैं, है ना। और तब जाकर एक फार्मूला बनता है यहाँ x का मान निकालने का, B2 C1 माइनस B1 C2, ठीक है, और बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपको याद रखना है फार्मूला x का। और y का मान निकालने का सूत्र बनता है C2A1 माइनस C1 A2, ठीक है, अब बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1।
ये सूत्र बनता है x और y का मान निकालने का, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है B2, C1, A1, B2, ये सब मान कहाँ से आएगा? ये सब माना जाएगा दोनों समीकरण के अंदर से, क्योंकि अभी बोले हैं ना कि इन दोनों समीकरण में ABC है, तो पहला समीकरण में जो ABC है उसको हम A1, B1, C1, और समीकरण 2 में जो ABC है उसको हम A2, B2, C2 कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद इन दोनों समीकरण को यहाँ पे उतार लेते हैं। पहला समीकरण है 8x प्लस में 5y बराबर में 9, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस में 2y बराबर में 4। और जो समीकरण पहला है उसमें जो ABC है उसको हम A1, B1, C1 कहेंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं A1 बराबर, B1 बराबर और C1 बराबर। A1 का मान आपका 8 हो जाएगा, B1 का मान 5 हो जाएगा और C1 का मान 9 होगा। इसी प्रकार A2, B2 और फिर C2, ठीक है। A2 का मान आपका 3 हो जाएगा, B2 का मान 2 हो जाएगा और C2 का मान आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद सीधा लगाइएगा फार्मूला लगाइएगा। इसीलिए x बराबर B2 C1 माइनस B1 C2, ठीक है, बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये सूत्र लगा दिए हम। चलिए B2 C1, B2 का मान कितना है खोजिए, 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना B2 तो हो गया, अब C1 है, C1 का मान 9 है तो 9 लिख दिए, माइनस B1 है तो B1 का मान आपका 5 है तो यहाँ लिख दिए 5 गुना C2 का मान आपका 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए। नीचे में A1 का मान 8 है तो 8 लिख दिए, गुना B2 का मान 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, माइनस A2 का मान आपका 3 है तो ये 3 आ गया, गुना B1 का मान 5 है। यानी सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल से सब मान देख के जो मान जहाँ पर मांग रहा है वहाँ पर डाल दीजिएगा। और डालने के बाद यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी गुना और यहाँ पर भी गुना करके लिख दीजिए। 9 दूना हो जाएगा 18, और माइनस में 5 चौका हो जाएगा 20, और नीचे में 8 दूना हो जाएगा 16, और माइनस 5 तिया 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने माइनस 20 में से प्लस गया 18 तो कितना बच जाएगा, माइनस में 2 बचेगा, और नीचे में 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा। यानी सीधा कहे तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आया, -2। इसी प्रकार y का जो फार्मूला है, y का फार्मूला यही है ना, तो इस पर आप y के फार्मूला पर y का मान सेटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर। फार्मूला में क्या है, C2A1, C2 का मान कितना है खोजिए। C2 का मान आपका 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, क्या लिखना है, 4 लिखना है, तो 4 गुना A1 का मान कितना है तो वो 8 है, माइनस C1 का मान कितना है, C1 का मान तो वो 9 है, और गुना A2 का मान कितना है तो वो आपका 3 है, ठीक है। नीचे में A1 B2 का मान कितना है तो वो 8 है, गुने B2 का मान कितना है तो वो 2 है, माइनस A2 का मान कितना है तो वो 3 है, और गुना B1 का मान कितना है तो B1 का मान वो 5 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, 4 दूना 8 होगा, माइनस में 9 तिया हो जाएगा 27, और नीचे में 8 दूना 16, और माइनस 5 तिया 15। अब देखिए -27 में से +8 जाएगा तो माइनस में 19 बचेगा, माइनस में 19, और बट्टा के नीचे 16 में से 15 गया तो 1, यानी सीधा कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा -19, ठीक है, -19। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर और y बराबर, तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर आपका आया -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, और y बराबर आया -19। तो यही आपका जो है इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वज्र गुणन विधि समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन कुछ नहीं है, फार्मूला है, खाली जो मेन है वो फार्मूला है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, इसमें रूल कुछ नहीं लगता है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। अगर यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अब जस्ट इसका हम लाएंगे इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग देखिए, भरपूर प्यार दीजिए इस चैनल को, ठीक है, सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी थोड़ा ऊपर उठ सके और आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।